हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पिछले चैप्टर में जो इस चैप्टर में पिछला पढ़ाया गया सब समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले चैप्टर का। हमने पढ़ा था द्विपद नाम पद्धति, बहुपद नाम पद्धति, त्रिपद नाम पद्धति। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बहुपद नाम पद्धति में 3-4 शब्द होते हैं किसी भी जंतु या पौधे के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए। द्विपद नाम पद्धति में केवल 2 शब्द होते हैं। पहला शब्द जाति को और दूसरा शब्द वंश को दर्शाता है। अब अगला जो द्विपद नाम पद्धति है, इसके कई नियम हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ कुछ पौधों और जंतुओं के नाम त्रिपद नाम पद्धति में भी रखे गए। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। गुड़हल, जासवन, जिसको सामान्य भाषा में जासवन का फूल बोलते हैं, इस पौधे का नाम मालवेसी कुल का है। इसका नाम रखा गया है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। 3 शब्द हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? कौन सी पद्धति? त्रिपद नाम पद्धति। ज्यादातर पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उनके नाम द्विपद से ही रखे गए हैं, जिसमें एक शब्द वंश को दर्शाता है और एक शब्द जाति को दर्शाता है। जैसे केंचुए का नाम है फेरेटेमा पोस्थुमा। केंचुए का वैज्ञानिक नाम है फेरेटेमा पोस्थुमा। तो फेरेटेमा उसके वंश को बताता है और पोस्थुमा उसकी जाति को बताता है। यदि हम द्विपद नाम पद्धति में जाएं तो इसमें जो पहला शब्द होता है वंश, दूसरा जाति। अब वंश किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम द्विपद नाम पद्धति में जाते हैं। अब देखिए, द्विपद नाम पद्धति में जंतुओं या पौधे के नामों को लिखने का एक अलग तरह से अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। वे अंतरराष्ट्रीय नियम क्या है? एक तो वेरी सिंपल है कि भाई पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द जाति, लेकिन उसके नियम है। तो वही नियम कौन से हैं? वे नियम है, पहला, इन्हें जब लिखा जाएगा तो वंश का नाम, वंश का पहला अक्षर कैपिटल होगा। वंश का पहला अक्षर कैपिटल होगा। जाति का पहला अक्षर स्मॉल होगा। जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये पहला नियम हो गया। अगला नियम है, दूसरा नियम है इसमें कि जब वंश का नाम लिखा जाएगा तो वंश के नाम के नीचे वंश के नाम को अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा। अलग से अंडरलाइन करना है। और जाति के नाम को अलग से अंडरलाइन करना है। चलिए दोनों नियम को अपन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे केंचुए का नाम है फेरेटेमा पोस्थुमा। तो वंश का नाम है फेरेटेमा, जाति का नाम है पोस्थुमा। वंश का पहला अक्षर कैपिटल में, जाति का पहला अक्षर स्मॉल में। पहला नियम लागू हो गया। दूसरा, वंश के नाम को अलग से अंडरलाइन करेंगे और जाति के नाम को अलग से अंडरलाइन करेंगे। तीसरा नियम है, अक्षर वंश व जाति के अक्षर, वंश व जाति के अक्षर थोड़े झुके हुए होना चाहिए। अक्षर राइट साइड में झुके हो। जैसे यदि हम ऐसा लिख दें फेरेटेमा पोस्थुमा,
इट इज रॉन्ग। लेकिन यदि हम लिखते हैं फेरेटिमा पोस्थुमा, ये अक्षर झुके हुए, ये सही, ये राइट। सीधे नहीं लिखना है, हमको झुकाकर लिखना, अंतरराष्ट्रीय नियम है। पहला नियम, वंश का पहला अक्षर कैपिटल और जाति का पहला अक्षर स्मॉल। दूसरा नियम, वंश के नाम को अलग से अंडरलाइन करना है, जाति के नाम को अलग से अंडरलाइन करना है। तीसरा, वंश व जाति के अक्षर राइट साइड में झुके हुए हों, अन्यथा वो लिखा हुआ नाम गलत माना जाएगा। चौथा, कोई भी वंश या जाति का नाम, वंश या जाति का नाम 3 अक्षर से छोटा, 3 अक्षर से छोटा या 12 अक्षर से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 अक्षर से छोटा या 12 अक्षर से बड़ा नहीं होना चाहिए। संसार में जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, सबके वैज्ञानिक नाम हैं और उसके लिए नियम बनाया है कि वंश या जाति का नाम 3 अक्षर से छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 अक्षर का या उससे ज्यादा का होना चाहिए और 12 अक्षर से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि उससे नाम पढ़ने में आसानी नहीं रहेगी। अगले नियम बनाए गए हैं, 5वां नियम बनाया गया है कि किसी भी, इतनी सारी जैव विविधता है, पौधे हैं, जंतु हैं, तो उनके नाम, जंतुओं या पौधों के नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार की समानता नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग ही होना चाहिए, कोई भी शब्द या कोई भी अक्षर एक जैसा नहीं होना चाहिए। जब ये नाम बोले जाते हैं, जैसे इसका नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा, अब त्रिपद नाम पद्धति है, जैसे गुड़हल के फूल का नाम है हिबिस्कस, रोजा, साइनेंसिस, तो अब इसमें कैसे फॉलो होंगे ये रूल्स? उसमें हिबिस्कस लिखते समय H कैपिटल रहेगा, रोजा लिखते समय R स्मॉल रहेगा और साइनेंसिस लिखते समय भी S स्मॉल रहेगा। होमो सेपियंस, सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, इसको लिखते समय भी यही रूल फॉलो होगा। होमो में H कैपिटल होगा, सेपियंस का स्मॉल s और अगले वाले सेपियंस का जो s है वो भी स्मॉल ही रहेगा। इस तरह से इनके ये नियम बताए गए हैं जिनको फॉलो करना प्रत्येक देश के वैज्ञानिकों के लिए अनिवार्य है। इससे ये फायदा हुआ कि पूरे वैज्ञानिक जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक साथ मिलते हैं और किसी भी जाति या वंश या सन के बारे में चर्चा करते हैं तो सब एक ही नाम के बारे में चर्चा कर पाते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि वैज्ञानिकों का नाम, जो ये वैज्ञानिक नाम है, ये विवादास्पद नहीं होना चाहिए, इनमें कोई प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए कि किसी देश वाले बोले कि ये नाम है, दूसरे देश वाले ये नाम है, इस तरह का कोई भी विवाद इसमें नहीं होना चाहिए। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है परीक्षा में कि द्विपद पद्धति में कौन कौन से नियमों को कड़क रूप से लागू किया गया है। इसमें आपको बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे। जो वानस्पतिक नाम है, जो वनस्पतियां हैं उनके वनस्पति वैज्ञानिक नाम होते हैं, जो जंतु हैं उनके जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा, एलियम सेटाइवम लहसुन का नाम है, ब्रेस्का कम्पेस्टिस सरसों का नाम है। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के इनमें नाम है, अलग अलग कुल हैं, तो इनका अध्ययन आपको करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम उनके नामों का अध्ययन करेंगे। अब आगे चलते हैं हम द्विपद नाम पद्धति में जिन नियमों को बताया गया है उन्हें हमें याद रखना होगा और कई जंतुओं और पौधों के नाम भी हमें याद रखने होंगे। अगला हमारा टॉपिक है वर्गीय पदानुक्रम। अगला टॉपिक है हमारा वर्गीय पदानुक्रम।
वर्ग की पदानुक्रम का मतलब है, पहले तो आप इसको समझ लें कि जब पूरे जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग किया गया, वर्गों में बांटा गया, तो कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक रखने पड़े कि क्या स्टैंडर्ड रखे उनको डिवाइड करने के लिए। सिंपल सा आप देखिए, जैसे क्लास 11वीं है, कक्षा 11वीं है, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रखा गया इनको अलग भागों में बांटने के लिए। इनके द्वारा चुना गया विषय, वाणिज्य वाले बच्चों को वाणिज्य के सेक्शन में, जीव विज्ञान वाले बच्चों को जीव विज्ञान के सेक्शन में, और जो गणित वाले हैं उनको गणित के सेक्शन में रखा गया। सेक्शन मीन्स वर्ग, वर्गों में बांटा गया। किस आधार पर कि वे किस सब्जेक्ट के हैं, कैसे चुना गया। तो जैसे हम बोलेंगे 11वीं वाणिज्य, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सबने वाणिज्य सब्जेक्ट चुना हुआ है, और जितने भी बच्चे गणित में बैठे हमने गणित चुना है, जीव विज्ञान वालों ने जीव विज्ञान चुना। तो जैसे ही वर्ग की पदानुक्रम में यदि हम किसी की जाति बोलते हैं, तो जैसे ही हम जाति बोलते हैं तो जाति के लक्षण एक समान होते हैं। यदि हम बोलते हैं वंश, तो वंश में जितने भी पौधे या जंतु हैं सबके लक्षण कैसे होते हैं, एक समान। ये नाम आपने सुने होंगे, ये जो मैंने लिखा है वर्ग की पदानुक्रम, वर्ग में बांटने के लिए लिए गए स्टैंडर्ड्स, जिसमें छोटे से बड़े की ओर ये स्टैंडर्ड मानक रखे गए हैं। जो जाति है ये सबसे छोटा वर्गक है, जिसके आधार पर जंतुओं को अलग अलग बांटा गया। जाति से बड़ा है वंश, वंश से बड़ा है कुल, कुल से बड़ा है गण, गण से बड़ा है वर्ग, वर्ग से बड़ा है संघ, और संघ से बड़ा है जगत। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं जाति के बारे में। बच्चों, आप जब 10th कक्षा में थे, आप प्रैक्टिकल करते होंगे, तो प्रैक्टिकल में जैसे अमीबा लिया आपने, अमीबा का आपने चित्र बनाया, लक्षण लिखे, फिर उसमें एक वर्गीकरण लिखना पड़ता था, क्लासिफिकेशन। उसमें आप सबसे ऊपर लिखते थे किंगडम, जगत। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप क्या लिखते थे, फाइलम, संघ। फिर क्या लिखते थे, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये आपको उल्टा क्रम लग रहा होगा, क्योंकि हमने इसको किस ऑर्डर में लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ है। वास्तविक क्रम वही है जो आप लिखते थे। तो यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर अपन चलेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं किस पर, जाति पर। वर्ग की अनुक्रम की ये सबसे छोटी इकाई है जाति। वर्ग की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है जाति। अब प्रश्न ये उठता है कि जाति किसे बोलते हैं। तो एक ही जनक से या समान जनक से, समान जनक से उत्पन्न जीवों को एक ही जाति में रखा जाता है। एक ही जाति में रखा जाता है, यानी ऐसे जीव जो एक समान जनक से उत्पन्न हुए हैं, वो उन्हें, उनके पूरे समूह को एक ही जाति में रखा जाता है। ये वर्ग की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब अगला जो स्टैंडर्ड है वो है हमारा वंश। ये था स्पीशीज और ये है जीनस। आप वंश किसे कहते हैं? तो जब एक ही जाति के बहुत सारे जीव को एक समूह बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है वंश। एक ही जाति के, अब एक ही जाति का मतलब क्या है? एक ही जाति के लक्षण कैसे होंगे? समान लक्षण। एक ही जाति के समान लक्षण वाले जीवों का समूह।
जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। अब इसी तरह अगला चरण हमारा आता है कुल। अगला चरण आता है कुल या फैमिली। अब कुल किसे कहते हैं? तो जब वंश, विभिन्न वंशों के जो समान लक्षण वाले समूह हैं उनको रखा जाता है को एक कुल में। विभिन्न वंशों के एक ही लक्षण वाले जीवों को एक ही कुल में रखा जाता है। देखिए लगातार ऐसा बढ़ता जा रहा है। समान जनक से उत्पन्न जीवों को एक ही जाति में रखा जाता है। एक ही जाति के समान लक्षण वाले जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? वंश। समूह बढ़ता जा रहा है एक के बाद एक। अब एक ही वंश के समान लक्षण वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं? कुल बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि विभिन्न या समान लक्षणों वाले, सरलतम तरीके से हमें याद करना हो तो समान लक्षणों वाले वंश का समूह, क्या कहलाता है? कुल कहलाता है। इसी तरह अगले स्टेप पर हम जाए तो चौथा स्टेप है गण यानी ऑर्डर। तो गण किसे कहेंगे हम? समान लक्षणों वाले कुलों के समूह को, समान लक्षणों वाले कुलों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। इसी तरह हम और आगे चले, बहुत इजी है, सिंपल है कि समान लक्षणों वाले जो गणों का समूह है, कुलों का समूह है, उसे कहते हैं गण। और समान गणों वाले समूह को, समान लक्षणों वाले गणों के समूह को हम कहते हैं वर्ग। समान लक्षणों वाले गणों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। अब अगला वर्गों का समूह, समान लक्षण वाले वर्गों का समूह, समान लक्षण वाले वर्गों के समूह को हम कहते हैं संघ। और समान लक्षण वाले संघों के समूह को हम कहते हैं जगत। समझ में आ गया होगा आपको? बहुत सिंपल है। जाति समान जनक से उत्पन्न जीवों को जाति कहते हैं। फिर एक ही जाति के समान लक्षण वाले जीवों के समूह को हम वंश कहते हैं। समान लक्षणों वाले वंश के समूह को हम कुल कहते हैं। समान लक्षण वाले कुलों के समूह को हम गण कहते हैं। समान लक्षण वाले गणों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। समान लक्षण वाले वर्गों के समूह को हम संघ कहते हैं। और समान लक्षणों वाले संघों के समूह को हम जगत कहते हैं। कितना समझ में आ गया आपको? अब समझे इसको हम। जाति में अभी हमने द्विपद नाम पद्धति में पढ़ा था कि पहला जो किसी भी वैज्ञानिक नाम का पहला अक्षर होता है वो वंश होता है, दूसरा जाति होता है। अब देखिए हमने एक उदाहरण लिया था फेरेटेमा पोस्टुमा। आपने देखा होगा कि हमारे घरों के आसपास जो केचुआ रेंगता है वो बहुत पतला सा होता है, लाल रंग का होता है। लेकिन यदि कभी आपको खेत में जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे वहाँ, तो आप वहाँ के केचुए देखेंगे तो आप देखेंगे उनकी लंबाई भी ज़्यादा है, मोटाई भी ज़्यादा है और उनका कलर भी थोड़ा सा इनसे अलग है, वो भी केचुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया कि है तो वो फेरेटेमा यानी वंश सेम है, समान लक्षण है, 120 खंडों का शरीर है, आंतरिक अंग समान है, लेकिन जाति अलग हो गई। किस कारण? क्योंकि उनके बाहरी लक्षण में थोड़ा सा क्या आ गया? अंतर आ गया। तो बाहरी लक्षण यदि समान है, एक जैसे है, बिल्कुल एक जैसे है, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, कलर सब एक जैसा, तो एक जाति के। लेकिन आकार की और शारीर की एक समान है,
लेकिन आकार में अंतर है, तो उनके पूरे समूह को किस में रख दिया गया? वंश में। यानी एक यदि फेरेटिमा पोस्थुमा है तो अगला वाला जो केचुआ है वो फेरेटिमा तो होगा लेकिन पोस्थुमा नहीं होगा। पोस्थुमा प्रजाति अलग होगी और दूसरी प्रजाति अलग होगी। अब वंश में यदि हम आए फेरेटिमा, यदि हम बोले कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, तो यहाँ पर पेरिप्लेनेटा जो है वो फेरेटिमा से बिल्कुल अलग है। पेरिप्लेनेटा के लक्षण अलग है, फेरेटिमा के लक्षण अलग है। इसी तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हमको बिल्कुल समान लक्षण मिलते हैं, यहाँ पर लक्षण थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ी भिन्नता, बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं, क्योंकि वो एक ही कुल में रखे गए हैं, एक ही वंश में रखे गए हैं, एक ही जगत में रखे गए हैं। इस तरह करते करते हम यदि जगत पर आते हैं तो जगत को फिर कितने भागों में बांटा गया है? जगत को बांटा गया है अलग अलग भागों में, जिसको हम क्या बोलते हैं आगे किंगडम में। तो पादप जगत, जंतु जगत और सूक्ष्मजीव जगत, 3 प्रकार के जगत है। यदि इनको सबको मिला दो तो पूरा जैवमंडल बन जाएगा। जगत को फिर और भागों में बांटा गया विभिन्न लक्षणों के आधार पर। यदि हम जंतु जगत देखें तो उसको भी लक्षणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। लक्षण किस आधार पर अलग किया गया? एक में रीढ़ की हड्डी है, एक में रीढ़ की हड्डी नहीं। इस तरह लगातार यदि हम नीचे से ऊपर की ओर जाए तो हमें 1-1, 2-2 मानक मिलेंगे जिसके आधार पर उनको अलग अलग किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं वर्गीकरण विज्ञान का अध्ययन। वर्गीकरण हमने पहले पढ़ लिया कि वर्गीकरण के अनुक्रम क्या है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद जीव विज्ञान चूंकि इनका सबका अध्ययन है, अतः वर्गीकरण विज्ञान का यदि अध्ययन करना है तो उसके साधन कौन कौन से, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन का पहला साधन है हर्बेरियम। हर्बेरियम में 2 शब्द हैं, हर्ब धन एरियम। हर्ब यानी हरी साग सब्जी, एरियम यानी उसका घर। जैसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में बोलते हैं एक्वेरियम, जिसमें मछली रहती है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। एक्वेरियम को 2 भागों में बांटेंगे तो एक्वा धन एरियम। एक्वा मीन्स जलीय जंतु, उनका घर, उसे कहते हैं एक्वेरियम। ऐसे ही हर्ब के एरियम को क्या बोलेंगे? पौधों का घर। आगे अगला जो साधन है वो है वानस्पतिक उद्यान। ये बड़े बड़े उद्यान होते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को लगाकर सुरक्षित रखा जाता है। फिर अगला जो साधन है वो है संग्रहालय। तो ये संग्रहालय क्या है? जिसमें जीवित तथा मृत पौधे एवं जंतुओं को प्रिजर्व करके सुरक्षित रख के रखा जाता है, जहाँ पर हम इन्हें जाकर देख सकते हैं। ऐसे पौधे या ऐसे जंतु जो वर्षों पूर्व विलुप्त हो गए हैं, उनके जीवाश्म को, उनके पिक्चर्स को, उनके लक्षणों को एक सब में संभाल कर रखा जाता है, वहां पर हम इन्हें जाकर देख सकते हैं। फिर अगला साधन है चिड़ियाघर या जंतु उद्यान। तो चिड़ियाघर या जंतु उद्यान में हम जीवित जंतुओं को जाकर देख सकते हैं कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। वहां पर इन जंतुओं को रखा जाता है। चिड़ियाघर में तो बंद करके रखा जाता है और जंतु उद्यान में क्या किया जाता है? जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास के अनुसार रखा जाता है। जैसा वो रहते हैं, बड़े बड़े घेरे बनाकर उनमें रख दिया जाता है, जिसमें वो अपने नेचुरल रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका भोजन, उनको आवास, जो भी उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। अब हम सबसे पहले में आते हैं कि हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? अब देखिए इनमें अलग अलग साधन है लेकिन इनमें अंतर भी है। हर्बेरियम हम बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, पर्सनल रूप से बना सकते हैं, लेकिन हम वानस्पतिक उद्यान बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा साधन जुटाने होंगे और हम साथ उसको बनाने में बहुत समय लगता है। हर्बेरियम बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। संग्रहालय बनाने में बहुत ज्यादा साधन, बहुत सारे कॉर्पोरेट समूहों की भी आवश्यकता होगी। चिड़ियाघर बनाने के लिए भी बहुत एक पूरे ट्रस्ट की एक समूह की जरूरत होती है, सरकार का उद्यम होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पर? हर्बेरियम पर।
हर्बेरियम बनाने के लिए, मान लीजिए हमें हर्बेरियम बनाना है, तो हर्बेरियम, पहली बात तो ये जाने हम हर्बेरियम है क्या। तो विभिन्न प्रकार के पौधे या उनकी पत्तियां या उनकी जड़ें या उनके पौधे या उनके बीज या उनके परागकण, इनको अलग अलग से पहले काटना, फिर सुखाना, सुखाने के बाद उनको कागज पर टेप की सहायता से चिपकाना, उनकी लेबलिंग करना उनको, और फिर सुरक्षित रखना। इस तरह से जो एक पूरा समूह बन जाता है शीट्स का, उसे हम कहते हैं हर्बेरियम। इसके लिए हमको कई साधनों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है उपकरण। क्या उपकरण चाहिए हमें हर्बेरियम बनाने के लिए, तो हमें उसके लिए चाहिए ब्लेड, अच्छी तेज ब्लेड चाहिए, कैंची, सेलो टेप, शीट्स और विभिन्न कलर के पेन पेंसिल हमें चाहिए होते हैं। अब उसके बाद हमें पादप प्रादर्शों को इकट्ठा करना है। प्रादर्श का मीन्स होता है कि स्टैंडर्ड मानक अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने अपने मन में सोचा कि हमको पत्तियों का हर्बेरियम बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि पत्तियों को, विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करेंगे। अब आपने देखा होगा, अपने आसपास की पत्तियों का बताती हूँ मैं, कि पीपल की पत्ती अलग तरह की होती है ना, और नीम की पत्ती अलग तरह दिखने में, तुलसी की पत्ती अलग होती है, गुलाब की पत्ती अलग होती है, आम की पत्ती, अशोक की पत्ती, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ऐसे हम अपने आसपास से ही कई प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम उससे केवल किसका हर्बेरियम बना सकते हैं, पत्तियों का हर्बेरियम। ऐसा ही यदि हम चाहें फूलों का हर्बेरियम बनाना, तो विभिन्न प्रकार के फूल, यदि हम देखें मोगरे का फूल, गुलाब का फूल, सनफ्लावर, गुड़हल का फूल, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम फूलों को इकट्ठा करके उनका हर्बेरियम बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जड़ों का हर्बेरियम बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के परागकणों का हर्बेरियम बना सकते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग प्रकार के हर्बेरियम भी बना सकते हैं, और एक छोटे छोटे यदि पौधे हों तो हम पौधों का भी हर्बेरियम बना सकते हैं। उसके लिए सामग्री हमको यही चाहिए होगी, वही कैंची, ब्लेड, सेलो टेप, विभिन्न कलर के पेन और शीट्स चाहिए होगी, कागज की शीट्स। तो उपकरण हमने इकट्ठे कर लिए, प्रादर्श इकट्ठे कर लिए, हमको जो हर्बेरियम बनाना उस हिसाब से हमने ये प्रादर्श इकट्ठे कर लिए। उसके बाद हर्बेरियम तैयार करना है, इसकी क्या विधि होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमें हर्बेरियम, पत्तियों का हर्बेरियम बनाना है, तो पहले पत्तियों को तोड़कर जो ब्लेड है उससे अच्छे से काट कर, और काटने के बाद जो रद्दी पुस्तक हो या पुराने अखबार पड़े हो अपने घर में, उनके बीच में दबा दबा कर रखना पड़ेगा। उनके बीच में आप रखते जाएंगे, ऊपर कुछ वजन रख देंगे। इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो ग्रीन पदार्थ है, जो गीला है, नमी है, वो सोख ली जाएगी, जिससे आपकी शीट्स जिन पर आपको हर्बेरियम बनानी वो खराब नहीं होगी। तो इसका तरीका यही है कि उनको लिया जाए या तो ब्लॉटिंग पेपर में, या बहुत सरल तरीका, आपके घर में अखबार आता है, अखबार के पेपर्स में, या पुरानी किताबें हो उनके बीच में रखकर और अच्छे से दबा दिया जाता है। दबाने के बाद उसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए छोड़ देंगे। उसके पश्चात हम उनको निकालेंगे, और निकालने के पश्चात हम विभिन्न शीट्स, जो हमारे पास कागज की शीट्स हैं, उन पर उन पत्तियों को रखेंगे, कैंची से काट काट कर, टेप लगा लगा कर उनके ओरिजिनल शेप के अनुसार उनको उसमें लगाते जाएंगे। एक शीट पर एक पत्ती लगाएंगे, और लगातार ऐसे बहुत सारी हमारी शीट्स तैयार हो जाएंगी। उसके बाद जब हमारी शीट्स पूरी तैयार हो जाएंगी, पत्तियां हमारी चिपक गई। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोली हूँ कि आप केवल पत्तियों के हर्बेरियम बनाएं। यदि आपने फ्लावर लिए हैं तो फ्लावर के हर्बेरियम फाइल बना सकते हैं, जड़ों की भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि सबको रद्दी पेपर में रखना, सुखाना, फिर सेलो टेप से चिपकाना। इस तरह हमारी शीट्स तैयार हो गई, यानी 3rd स्टेप हमने क्रॉस कर लिया। अब अगला स्टेप है प्रतिबिंबों की माउंटिंग या लेबलिंग। अब हमने ये जो पत्तियां या फूल या जड़ जिनको हमने शीट्स पर चिपकाया है, अब हमें क्या करना है, इनके नाम लिखने पड़ेंगे कि ये पत्ती किस पौधे की है, और इसके सामान्य बाहरी लक्षण क्या है, पत्ती कैसी, इसका शीश कैसा है, इसका किनारा कैसा है, इसकी डंडी कैसी है, इसमें डंडी है या नहीं है, और हो सके तो उस पौधे का वर्गीकरण, वो पौधा किस कुल में आता है, किस गण में आता है, किस वर्ग में आता है, उसकी वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वो भी उस शीट पर हमें लिखना है।
तो इस तरह हमारा हर्बेरियम तैयार हो जाएगा और उसे हम किसी कड़क कवर की फाइल के अंदर दबाकर और अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। यदि हम चाहें तो प्रत्येक शीट पर एक एक पॉलीथीन, पतली वाली पॉलीथीन का कवर या ब्लॉटिंग पेपर का कवर भी लगा सकते हैं, जिससे एक शीट से दूसरी शीट की कवरिंग खराब नहीं होगी। विभिन्न जो हर्बेरियम है इस तरह बनाए जाते हैं और सुरक्षित रखे जाते हैं। विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न कॉलेजेस में इनको बनाकर रखा जाता है, जिससे विभिन्न पत्तियां, यदि कोई पौधा विलुप्त भी हो गया तो उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हर्बेरियम तैयार कर सकते हैं। अब हम सेकंड में आते हैं वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान में विभिन्न पौधे, ऐसे पौधे जो सामान्यतः हमारे आसपास नहीं पाए जाते, उन पौधों को वहां पर लगाया जाता है। उनको जैसी खाद, जैसी मिट्टी, जैसा पानी चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए वहां पर दिया जाता है और लगातार उनकी क्लिनिकल जांच, पौधों की क्लिनिकल जांच भी होती रहती है। किसी प्रकार का कीड़ा न लगे, किसी प्रकार का पौधा खराब ना हो जाए, जड़ खराब ना हो जाए, तना खराब ना हो जाए, उसके लिए पौधों की सुरक्षा की जाती है। हमारे देश में ऐसे कई वानस्पतिक उद्यान है। जैसे यदि आप जाते हैं बेंगलोर, तो बेंगलोर में गुलाब का उद्यान है। मतलब उसमें पूरे उद्यान में गुलाब ही गुलाब है, केवल गुलाब है और गुलाब की अधिकतम प्रजातियों को उसमें रखा गया है, जिससे आप यदि एक ही बगीचे में जाएं तो विभिन्न प्रकार के गुलाबों को आप उसमें देख सकते हैं। आप शिलोंग में, नैनीताल में, श्रीनगर में, शिमला में और मसूरी में इस तरह के अलग अलग वानस्पतिक उद्यान हैं। आप कभी जाकर वहां पर देख सकते हैं। विभिन्न वनस्पतियों को सुरक्षित रखा गया। संग्रहालय, संग्रहालय वानस्पतिक उद्यान में जीवित पौधे रखे जाते हैं, लेकिन संग्रहालय में जीवित पौधे नहीं रखे जा सकते। संग्रहालय में क्या किया जाता है, जीवित नहीं, मृत पौधे के अवशेष, मृत जंतुओं के अवशेष, जीवाश्म और कुछ जीवित पौधे को भी रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। फॉर्मेलिन का घोल होता है जिसमें डालकर इनको अलग अलग से लेबलिंग करके विभिन्न अलमारियों में, ऐसे अलग अलग कांच की अलमारियों में सुरक्षित रखा जाता है, जहां पर आप जाकर आप इन्हें छू नहीं सकते, आराम से दूर से देख सकते हैं। ऐसे जंतुओं को भी देख सकते हैं जिनको छूने से आप डरते हैं, जिनको देखने से आप डरते हैं। ऐसे जंतुओं को जो आज पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, उनके जीवाश्मों को भी इसमें रखा जाता है संग्रहालय में। किसी जंतु के अंडे, किसी जंतु का जबड़ा, किसी जंतु के पंख, किसी जंतु का पूरा शरीर सुरक्षित करके संग्रहालय में रखा जाता है। उनका पूरा वर्णन लिखा जाता है, उनको हम जाकर देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में संग्रहालय जो है ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किए हैं और ये संग्रहालय में हम वैसे हम सामान्य पौधे जंतुओं को तो देखते हैं, लेकिन हम कवक, मॉस, शैवाल कई प्रकार की होती है जिनको हम नहीं देख पाते, तो उनको भी हम संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। अब अंतिम है वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन का साधन में चिड़ियाघर या जंतु विज्ञान। इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे और आपका मन भी करने लगा होगा कि चिड़ियाघर देखने जाना है। तो चिड़ियाघर या जंतु उद्यान में बहुत सारे जंतुओं को उनके प्राकृतिक, चिड़ियाघर थोड़ा छोटा होता है, वहां पर केजेस में, पिंजरे में या थोड़ी सी खुली जगह देकर जंतुओं को रखा जाता है। वो वहीं रहते हैं, वहीं पर भोजन करते हैं, वहीं पर प्रजनन करते हैं, रखा जाता है। और जो जंतु उद्यान होते हैं, जंतु उद्यान नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क होते हैं, अभयारण्य होते हैं, वहां पर जंतुओं को खुले में बहुत बड़ी बड़ी बाड़ियां लगाकर उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, जिससे उनका जो सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करें, वहां उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है। किसी प्रकार का कोई पिंजरा वगैरह नहीं होता। हमारे देश में कई ऐसे चिड़ियाघर और जंतु उद्यान है जिसमें विलुप्त प्रजातियों को, संकटापन्न प्रजातियों को रखा जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रजनन के लिए और अच्छा आवास देने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। इस तरह ये
इन साधनों के द्वारा वर्गीकरण के विज्ञान का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी उपलब्ध है। ये बच्चों, ये जो अध्याय 1 था हमारा सजीव जगत, यहाँ पर समाप्त होता है। और इसमें कुछ जानने योग्य बातें ये हैं कि जो याद रखने योग्य बातें हैं, जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं, वो है कि सबसे पहले तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, और पृथ्वी पर कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, 92। फिर उनमें से कितने तत्व हैं जो जंतुओं के शरीर के काम में आते, शरीर के निर्माण के काम में आते हैं, या कोशिका के जीगर बनाने के काम में आते हैं। तो 26 तत्व ऐसे हैं जो काम में आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से तत्व हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, उनके नाम, ये सब चीजें वर्गीकरण के विभिन्न जो स्टेप्स थे, वंश, जाति, कुल, गण, इन सब के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो पुनः एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद आपको इनके प्रश्नों को हल करना है। यदि कहीं पर शंका हो तो मुझे फोन करके आप पूछ सकते हैं।